हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग को फिर से भी एमसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल कहने का मतलब हुआ धातु और नॉन मेटल कहने का मतलब हुआ अधातु। ये आपका लेक्चर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। मेटल हम लोग कैसे पहचानें कि कौन मेटल है, नॉन मेटल हम लोग कैसे पहचानें कि कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है टॉपिक में कि द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कहने का मतलब धातु और अधातु में क्या क्या अंतर हो सकता है। तो आपका ये हो गया मेटल धातु और आपका नॉन मेटल हो गया अधातु। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आपका कह रहा है स्टूडेंट्स कि सारे मेटल्स सॉलिड कहने का मतलब ठोस या हार्ड यानी कहने का मतलब कठोर होते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जितने सारे मेटल्स जो होते हैं वो आपका सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ हम लोग कह सकते हैं क्लियर रूप से कि वैसा मटेरियल, वैसा पदार्थ जो सॉलिड के रूप में हो और कठोर हो उसे हम लोग धातु कह सकते हैं इस पॉइंट के अनुसार। अब देखिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ अपवाद में आपका आता है। जो केमिस्ट्री आपका है स्टूडेंट्स वो आपका अपवाद से ही भरा हुआ है। तो अपवाद में जो है वो आपका अपवाद में क्या कि द्रव होते हुए भी आपका क्या रहेगा, धातु के रूप में रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। तो देखिए यहाँ से पहला पॉइंट इसका क्या कहता है। तो देखिए इसमें जहाँ पे अपवाद एक्सेप्शन अपवाद में देखते हैं कि लिक्विड मेटल कहने का मतलब द्रव धातु, द्रव भी आपका धातु में रहेगा। यहाँ तो आपका पहला पॉइंट कहा था कि आपका सॉलिड धातु हो सकता है और कठोर हो सकता है जो धातु रहेगा से, लेकिन यहाँ पे अपवाद में जो आपका आया वो आ रहा है कि द्रव भी आपका धातु हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपका कहता है कि रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। पर द्रव धातु आपका कौन सा है, Hg है यानी मरकरी या पारा इसको हम लोग कहते हैं। Hg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 80 होता है और पारा मरकरी पारा इसको कहता है, इसका संकेत सिंबल जो है आपका Hg है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका -39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब होता है गलनांक, मतलब गलने की क्षमता। कहने का मतलब कि इतना डिग्री सेल्सियस पर जब पारा को हम लोग ले जाएंगे तभी वो गल पाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अब चलिए स्टूडेंट दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि थोड़े अधिक ताप पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव धातु Cgm और गैलियम होता है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर पर अगर जाएंगे, लगभग कितना 30 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे, तो उतना डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है द्रव धातु के रूप में दो आपका होते हैं। कौन होते हैं, एक Cgm होता है और एक गैलियम होता है। Cgm कहने का मतलब Cgm का संकेत Cs होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 55 होता है। और एक गैलियम होता है जिसका सिंबल जो होता है आपका Ga होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 31 होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या क्या पूछता है वो सुनिएगा। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा कि कौन सा ऐसा द्रव धातु है जो आपका रूम टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, मरकरी होगा। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि मरकरी का यानी पारा का जो है मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा अधिक ताप पर। ठीक है, कहने का मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अधिक ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन सा होगा, एक Cgm हो जाएगा और एक गैलियम हो जाएगा। ये दो गो अगर ऑप्शन दे रहेगा तो आपको मान के चलिए कि इसमें पहला ऑप्शन में Cgm दे दिया, दूसरा में गैलियम दे दिया, तो तीसरा में आपका दोनों दे सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी दिया तो अगर जो पहले रहेगा उसी को हम लोग मारेंगे। ठीक है, अब ऐसा अगर कंडीशन नहीं देगा ऑप्शन तो ऑप्शन आपका दो में से कोई एक उसमें देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आपको टिक आउट करना होगा। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे
नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स मतलब होता है अधातु, ठीक है। नॉन मेटल्स का कहता है कि सारे अधातु गैस अवस्था में होते हैं और कभी कभी सॉफ्ट मुलायम, सॉफ्ट का मतलब क्या, मुलायम भी होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो अधातु होते हैं वो सभी गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन कभी कभी जो क्या होते हैं, मुलायम भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका भी कुछ एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन आता है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट में आपका है कि सॉलिड, नॉन मेटल, ठोस, अधातु। कहने का मतलब सॉलिड, नॉन मेटल मतलब क्या होता है, ठोस, अधातु, ठीक है। अब तो आप हम लोग क्या अभी पढ़े थे कि मेटल जो होते हैं सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या आएगा कि ठोस होते हुए भी आपका अधातु के रूप में आ जाता है, ठीक है। वो कौन कौन है से देखिए, निम्नलिखित है। तो कौन कौन है, पहला आपका डायमंड, डायमंड क्या होता है, हीरा, ठीक है। दूसरा आपका है आयोडीन, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, फास्फोरस, ठीक है। और चौथा आपका क्या है, सल्फर। एक यहाँ से और एक गुण होता है आपका, ठीक है। गुण क्या होता है कि धातु में चमक पाई जाती है और धातु में चमक नहीं पाई जाती है, ये आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से जितना सारे ये सब है, डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इस सब में चमक भी पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से कहता है कि लिक्विड यानी नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल द्रव अधातु, और कुछ जो होते हैं, यहाँ तो कह रहा था कि कुछ ठोस जो है आपका अधातु होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है आपका कि कुछ द्रव भी ऐसा है जो आपका अधातु होते हैं। तो कौन होते हैं, सिर्फ एक ही है जो एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है, ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन ही एक ऐसा तत्व है जो आपका द्रव होते हुए भी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। और आपका जो डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आपका ठोस होते हुए भी आपका अधातु होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों पॉइंट से आप लोग को क्या करेगा, क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे कह रहा है कि डायमंड यानी हीरा कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ से भी आई क्वेश्चन ये आपका पूछता है, और आपका पूछा हुआ भी है, ठीक है। पूछता है कि डायमंड जो है यानी हीरा जो है कार्बन का किसका अपरूप होता है, सॉरी पूछेगा क्वेश्चन आपका कि डायमंड जो है हीरा किसका अपरूप होता है। ऑप्शन में दे देगा 2-4 गो, ठीक है। तो उसमें आपका कार्बन रहेगा, तो कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा में है आपका क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका, ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि कौन सा ऐसा बर्फ है जिसको हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सीजियम और गैलियम। क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का यही पूछता है कि कौन सा ऐसा बर्फ है जिसको अगर हम लोग हथेली पर रखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो सीजियम और गैलियम। अब क्यों पिघलता है, ठीक है, क्योंकि सुनिएगा, देखिए जब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सीजियम और गैलियम को रखते हैं, ठीक है, किस पे, हथेली पे, तो थोड़ा सा ये क्या रहता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है, और ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन मेरा जो शरीर का जो टेम्परेचर है तो इससे भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो क्या करता है, उसको पिघला लेता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको क्या करता है, पिघला लेता है ज़्यादा हीट के कारण, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका सीजियम और गैलियम होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा पॉइंट में देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है आपका, दूसरा में देखिए करा, इसी में धातु में हम लोग देखते हैं। तो करा है कि पहला में धातुओं में आघात वर्धनीयता यानी मैलेबिलिटी पाई जाती है। मैलेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि पीट के कोई भी वैसा पदार्थ हो जिसको पीटने पर क्या हो जाए, वो चौड़ा हो जाए, ठीक है, वो आपका मैलेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और वही मैलेबिलिटी आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि धातुओं में तन्यता का इंग्लिश होता है डक्टिलिटी, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तो तन्यता कहने का मतलब होता है कि उसको पीटने पर वैसा मेटल, वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसको पीटने पर क्या हो कि वो तना, मतलब रस्सी की तरह क्या हो, तना, तो क्या होता है, रबड़ की तरह वो तना है, तो आपका वो भी आपका एक धातु ही कहलाता है। तो अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं एयू आपका गोल्ड होता है और एजी आपका सिल्वर होता है। गोल्ड का संकेत होता है एयू और सिल्वर का संकेत होता है एजी, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे सोना जो है, ठीक है,
ये गोल्ड मतलब क्या होता है? सोना। सोना जो है ये आपका किसका एग्जाम्पल है? डक्टिलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, तन्यता का। ये होता क्या है कि अगर 1 ग्राम सोना को आप पीटिएगा, ठीक है, तो आपका जो है 2 किलोमीटर तक ये खींचा जा सकता है। कितना? 1 ग्राम सोना को आप पीटिएगा तो लगभग कितना टन आएगा? 2 किलोमीटर तक वो टना सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एग्जाम्पल था गोल्ड किसका? डक्टिलिटी का। और दूसरा आपका है सिल्वर, एजी है, इसी का एग्जाम्पल है। तो इसको देखिए, इसका प्रयोग यहाँ पे कहाँ पे होता है वो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका प्रयोग मिठाई को ढकने में किया जाता है, अर्थात प्लास्टिक कवर्स के रूप में। आप लोग देखे होंगे होटल वगैरह में, ठीक है, कि मिठाई जो आपका है बना हुआ रहेगा, जब पैक करेगा बना करके, जब उसको एक डब्बा में पैक करेगा तो उसमें क्या करेगा कि एक चमचमाहट की तरह, ठीक है, उस पर क्या कर देता है? परत चढ़ा देता है, ठीक है। प्लास्टिक की जो चमचमाहट का रहेगा वो आपका किसका बना रहता है? सिल्वर का ही बना रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा धातु के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अधातु के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये आपका धातु था, इधर आपका अधातु है। अधातु में क्या करा है कि अधातुओं में अघातवादीयता नहीं होती है, ठीक है। अधातु में जो है अघातवादीयता नहीं होती है, मतलब वो अधातु अगर वैसा पदार्थ जिसको हम लोग पीटेंगे तो नहीं फैलेगा, नहीं चौड़ा होगा, तो आपका क्या होगा? अधातु कहलाएगा, ठीक है। इसे चोट करने पर यह बिखर जाता है, वो क्या होगा? उसको जब पीटेंगे ना तो क्या होगा? टूट जाएगा, वो फैलेगा नहीं, चौड़ा नहीं होगा, ठीक है। अर्थात अधातु भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। भंगुर का इंग्लिश होता है ब्रिटल, ठीक है, भंगुर प्रकृति का होते हैं। जैसे में कोयला, कोयला आपका क्या है? अधातु है। कोयला को अगर आप पीटिएगा तो फैलेगा नहीं, क्या होगा? टूट करके बिखर जाएगा। तो अब हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट में देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है? डिफरेंस अभी देख रहे हैं, ठीक है, धातु का डिफरेंस देखते हैं। धातु का करा है तीसरा पॉइंट में, धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होते हैं। सुचालक कहने का मतलब होता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जिसमें मैक्सिमम एजी यानी सिल्वर हीट और करेंट का सुचालक होता है, और इसके बाद सेकंड नंबर पर कॉपर आता है। देखिए कहने का मतलब हुआ कि धातुएं क्या होते हैं? जितनी सारे धातुएं होते हैं विद्युत का क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। कहने का मतलब जिससे करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि जिसमें से मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ऊष्मा और हीट और टेम्परेचर, हीट और किसका? करेंट का, ठीक है। कहने का मतलब ऊष्मा और विद्युत का दोनों का सबसे ज़्यादा चालक कौन होता है? सिल्वर होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर पर कौन आता है? कॉपर आता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपका क्रम भी पूछ सकता है कि सिल्वर दे देगा और कॉपर दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि मतलब इसका क्रम दे देगा कुछ, ठीक है, और पूछेगा कि धातुओं के सुचालक का क्रम है तो सबसे ज़्यादा किसका देखेंगे? तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा रहेगा, और कॉपर का क्या रहेगा? उससे थोड़ा कम चालक रहेगा, ऊष्मा और विद्युत का, ठीक है। अब देखिए अगला है कि पीवी को क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। पीवी जो है संकेत है किसका? लेड मतलब शीशा होता है, शीशा। ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। देखिए लेड आपका क्या है? धातु है, लेकिन धातु होते हुए भी क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं, मतलब सुचालक नहीं होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए देखिए इसमें हम लोग आधातु में कुछ देखते हैं। आधातु में कहता है कि आधातु विद्युत का कुचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब है जिससे करंट फ्लो नहीं हो पाए, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट आधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होते हैं। ये आपका एक्सेप्शन में है, कौन? ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट आपका एक्सेप्शन में है कि यह आपका आधातु होता है तो पर भी यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कितने सारे एक्सपेरिमेंट जो होता है, आप लोग 11th-12th में पढ़े होंगे, उस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर ग्रेफाइट का ही रॉड यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वह विद्युत का क्या है? सुचालक है, ठीक है, उससे करंट वगैरह फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखिए क्या कहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे की ओर इसमें बढ़ते हैं। देखिए आगे इसमें क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि धातुएं यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है, मतलब डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है? धनायन बनाता है, कटायन। धनायन का इंग्लिश क्या होता है? कटायन, मतलब कटायन बनाता है।
तो धातुओं का एक ऐसा नेचर होता है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, मतलब लॉस करेगा, और लॉस करके क्या करेगा, कटायन बनाएगा यानी धनायन बनाएगा। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातु क्या करते हैं, वो अधातु क्या करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके एनायन बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एनायन बनाते हैं। एनायन मतलब ऋणायन होता है। ऋणायन कहने का मतलब कि वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, और आपका क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाँचवा पॉइंट अब आप लोग समझते हैं। तो पाँचवा पॉइंट में देखिए इसमें यहाँ पे क्या कहता है, पाँचवा में कहता है कि मेटल्स में धात्विक चमक यानी मेटालिक ब्राइटनेस, ठीक है, पाई जाती है। तो धातुई जो आपका होते हैं उसमें क्या होता है कि मेटालिक ब्राइटनेस पाया जाता है, मतलब धात्विक चमक पाया जाता है। जितनी सारे मेटल्स होंगे उस समय क्या होगा कि आपका धात्विक चमक पाया जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल में देखिए उसमें से कुछ आपका चुना हुआ है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए एजी का मतलब क्या, सिल्वर, ठीक है, एयू मतलब गोल्ड सोना, पीटी मतलब प्लेटिनम, सीयू मतलब कॉपर। ये सब सारे जो है, ये सब सारे क्या होते हैं, और सब ETC आपका लिखा हुआ है और जो है इसमें शामिल है, लेकिन हम इतना ही लिए, ठीक है। लेकिन ये सब सारे क्या है आपका, इस समय धात्विक चमक पाई जाती है, और धात्विक चमक पाई जाती है तो क्या है आपका, ये धातु है, ठीक है। लेकिन अगला जो देखिए नॉन मेटल्स में, देखिए नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। नॉन मेटल्स में जो है आपका धात्विक चमक नहीं पाया जाता है, ठीक है। बट एक्सेप्शन में धात्विक चमक पाई जाती है। लेकिन एक्सेप्शन में किसी में धात्विक चमक पाया जाता है। जैसे देखिए आधातु में आपका कौन था, डायमंड था, तो डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, व्हाइट फास्फोरस हो गया, ETC, ये सब जो है ये सब में धात्विक चमक पाई जाती है। ये सब है क्या, लेकिन अधातु में। तो आपका एक्सेप्शन में आया है। आप लोग को शुरू में कहे थे कि केमिस्ट्री में जो है अपवादों से वो भरा हुआ है, एक्सेप्शन जो है भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाइट फास्फोरस को फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस को फायर ऑफ ग्रेवयार्ड को हम लोग हिंदी में कहते हैं शमशान की आग कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस आपका लिखा था ना, ये व्हाइट फास्फोरस को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, लेकिन हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शमशान की आग। ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि व्हाइट फास्फोरस को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फायर ऑफ ग्रेवयार्ड कहा जाता है, और अगर हिंदी में कहें तो शमशान की आग कहा जाता है। थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिएगा। आप लोग देखे होंगे शमशान घाट में, शमशान की आग यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, देखिए सुनिएगा। शमशान घाट में आप लोग देखे होंगे मुर्दा, ठीक है, सॉरी मुर्दा मतलब लाश वगैरह क्या होता है, जलता है, ठीक है। और लाश वगैरह जलता है तो उसमें से हड्डी रहता है ना जी, लाश में क्या रहता है, हड्डी रहता है कि नहीं। मनुष्यों का जो भी जितना सारा लाश जलता है सबका हड्डी रहता है, ठीक है। और हड्डी जो है आपका कैसा रहता है, उजला का रहता है, उजला कलर का रहता है, और उसी को हम लोग व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। वो जो हड्डी में है ना, हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है, आप लोग को होना चाहिए माइंड में, ठीक है। और वो हड्डी जो है आपका क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। अब वो हड्डी आपका शमशान घाट में पड़ा हुआ है। अब आप लोग देखते होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखे होंगे क्या कि जब आपका पूर्णिमा की रात हो, कहने का मतलब आपका जो है पूरा जो चंद्रमा जो उगता है, चांद जो उगता है, पूर्णिमा मतलब क्या, पूरा गोल चंद्रमा उगा हुआ हो, उस टाइम इंजोरिया तो पूरा रहेगा। और उस इंजोरिया में आप लोग देखिएगा, ठीक है, कि जो आपका जो हड्डी रहता है लाश का, वो आपका व्हाइट फास्फोरस उसमें रहता है। वो क्या होता है कि आपका रात को जलता हुआ दिखेगा, मतलब चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। और चमकता है ना, उसी को यहाँ पे कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस को फायर ऑफ ग्रेवयार्ड, कहने का मतलब शमशान की आग कहा जाता है। तो शमशान की आग क्यों कहा गया व्हाइट फास्फोरस को, यहीं से पता चला कि पूर्णिमा की रात में देखा गया कि जो है ये आपका लाश का जो हड्डी होता है, वो हड्डी में व्हाइट फास्फोरस रहता है, वो क्या होता है, चमकता है, वो आपका शमशान घाट में ही मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है। इसीलिए इसको शमशान की आग कहा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला डिफरेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग अगला डिफरेंस में देखते हैं छठा। देखिए छठा डिफरेंस में आपका क्या कहता है, छठा में कहता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। धातुओं का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और क्षारीय का इंग्लिश होता है अल्कलाइन, ठीक है। और इसमें धातु हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
अधातु में क्या कहता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्लीय को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि देखिए, अधातु क्या? अधातु, तो आ से क्या? अम्लीय। अधातु आ से क्या? अम्लीय। अधातु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अब जो बच गया तो बच गया क्या? धातु। तो धातु क्या होगा? क्षारीय होगा। तो दो ये तो होता है, एक अम्लीय एक क्षारीय। तो यहाँ से अधातु कहने का मतलब क्या? अम्लीय, और धातु कहने का मतलब क्षारीय। एकदम आराम से पकड़िएगा। अधातु से अम्लीय पकड़ लिए तो धातु सबका क्षारीय आराम से पकड़ा जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो बचेगा कौन? धातु। तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें एक पॉइंट है, वो भी आई पॉइंट है, थोड़ा सा देखिएगा। क्या कहता है कि एसिडिक, एसिडिक मतलब होता है अम्लीय, तथा अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब होता है क्षारीय। दोनों को मिलने से जो ऑक्साइड बनते हैं वह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सुनिएगा, कहने का मतलब हुआ कि जब क्षारीय, ठीक है, और अम्लीय, क्षारीय मतलब अल्कलाइन और अम्लीय मतलब एसिडिक, दोनों को अगर मिला देंगे तो दोनों को मिलाने से जो आपका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, वो ऑक्साइड आपका क्या कहलाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। लेकिन वही उभयधर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। किसको? उभयधर्मी को। तो कहीं कहीं आपका केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहीं कहीं आपका उभयधर्मी न लिख करके एम्फोटेरिक आपका पूछ देगा। ठीक है, कह देगा कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिस ऑक्साइड को हम किन किन चीज़ों से मिलकर जो आपका ऑक्साइड बनता है, वो ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो एक एसिडिक से मिलकर बनता है और एक अल्कलाइन से मिलकर बनता है। ठीक है, अल्कलाइन मतलब क्षारीय से मिलकर बनता है और एक अम्लीय से मिलकर बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकता था। लेकिन इसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल? उभयधर्मी ऑक्साइड। कहने का मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है सो देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल पहला है आपका Al2O3, ठीक है, इसका नाम क्या है? एल्यूमिना। दूसरा है ZnO, इसका नाम क्या है? जिंकाइट। तीसरा है आपका H2O, या इसका नाम क्या है? वाटर। आप लोग ये तो फेमस है, ये आपका आप लोग के लिए तो फेमस होगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है दोनों मिलकर ही ना बना है जी। तो देखिएगा यहाँ से Al2O3 और ZnO जो है ये आपका क्या है? धात्विक। कहने का मतलब मेटालिक ऑक्साइड है। ठीक है, और ये आपका जो है H2O जो है ये आपका क्या है? अधात्विक है। कहने का मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। क्योंकि शुरू में आपको कह दिया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो आपका दोनों से मिलकर बना है। कहने का मतलब किसका? क्षारीय से भी मिलकर बना है और अम्लीय से भी मिलकर बना है। तो क्षारीय से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा? धात्विक कहलाएगा। धात्विक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड, और जो अम्लीय से मिलकर बनेगा वो क्या कहलाएगा? अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, अम्लीय। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो गया कि धात्विक ऑक्साइड में आपका Al2O3 ZnO आ गया और आपका अधात्विक में आपका H2O आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल था किसका? उभयधर्मी ऑक्साइड का। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? ठीक है, ऑप्शन दे देगा आपको Al2O3, ठीक है, किसी में से तीनों में से एक दे देगा, आपको तीन को अलग ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन वहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे? Al2O3 मारेंगे। ठीक है, ये ना देगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तीन को में से कोई भी आपका दे देगा एक को, और बाकी जो तीन है वो आपका अलग से दे देगा। तो वहाँ से हम लोग को पकड़ना रहेगा कि कौन इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये तीनों को आप लोग जो है पूरा अच्छी तरीक़ा से स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, तो ये आपका इसको हम लोग VVI भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि पीरियोडिक टेबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी में बाईं ओर अकेला पाया जाने वाला एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे आवर्त सारणी, ठीक है, आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके होंगे, और जो स्टूडेंट्स 11th 12th के हैं वो भी पढ़ चुके होंगे। आप लोग देखे होंगे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कि बायां तरफ इधर बायां तरफ, ठीक है, बायां तरफ में देखेंगे कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वो अकेला है सिर्फ,
एक ही नॉन मेटल है बायां तरफ क्योंकि सब नॉन मेटल होता है, ठीक है, लेकिन बायां तरफ एक ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका उपस्थित है, वो आपका कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सिंबल होता है H, ठीक है, और ये जो है आपका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि पीरियोडिक टेबल, कहने का मतलब आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक्स होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे कि 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस इधर होता है, पी इधर होता है, आपका डी बीच में होता है और नीचे आपका क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए 4 ब्लॉक कौन कौन होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। देखिए एस ब्लॉक में जो है आपका मेटल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल्स जो है वो आपका कौन रहता है, हाइड्रोजन रहता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके जितनी सारे एस ब्लॉक में आपका रहता है वो आपका क्या रहता है, मेटल्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि वही जो यहाँ पे आप लोग को बताए थे वही है यहाँ पे नॉन मेटल्स, ठीक है। सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है एक ऐसा है जो आपका नॉन मेटल्स रहता है, किधर, एस ब्लॉक में। ये आपका VVI है, आपको क्वेश्चन आपको पूछा हुआ भी और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को माइंड में रखना है कि एस ब्लॉक में सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर, किसको, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर जितनी सारे मेटल्स हैं, जितनी सारे एलिमेंट हैं वो सब क्या है, मेटल्स होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। लेकिन अब पी ब्लॉक में देखिए, पी ब्लॉक में आपका मेटल्स भी रहता है, नॉन मेटल्स भी रहता है, सब मेटल्स भी रहता है। मेटल्स कहने का मतलब धातु भी रहता है, नॉन मेटल्स का मतलब अधातु भी रहता है, और सब मेटल्स मतलब उपधातु भी रहता है, ठीक है। और डी ब्लॉक में जो है आपका सारे के सारे मेटल्स रहते हैं, क्या रहते हैं, सारे के सारे मेटल्स रहते हैं। लेकिन एफ ब्लॉक में आपका मेटल्स रहते हैं, ठीक है। डी मेटल्स में आपका ऑल मेटल्स मतलब टोटली मेटल्स रहते हैं, लेकिन एफ में आपका मेटल्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग क्या देखते हैं, कहता है अगला पॉइंट में कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, बोर्ड आ जाएगा तब एग्जामिनर तब पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। आप लोग माइंड में रखिएगा। आवर्त कहने का मतलब क्या होता है कि जो आपका पड़ा हुआ रहता है इस तरीक़ा से, ठीक है, और एक इसमें वर्ग भी होता है, ठीक है। तो वर्ग आपका इस तरीक़ा से रहता है, ठीक है, इस तरीक़ा से रहेगा वर्ग, मतलब जो खड़ा है वर्ग और जो पड़ा है वो आवर्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट में क्या कहता है स्टूडेंट्स ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। कहता है निम्नलिखित 7 आवर्तों में से कौन सा एक ऐसा आवर्त है जिसमें एक भी मेटल्स नहीं होते, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कितने होते हैं आवर्त, 7 आवर्त होते हैं, लेकिन उस 7 आवर्त में से कौन सा एक ऐसा आवर्त है जिसमें एक भी मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ किस क्या पाया जाता है, नॉन मेटल्स पाया जाता है। तो देखिए आवर्त 1, ठीक है, आवर्त 1 में कहने का मतलब पीरियोडिक 1 में देखिए इसमें केवल 2 नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। आवर्त 1 में केवल कितने नॉन मेटल्स होते हैं, 2 नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसमें एक भी मेटल्स नहीं होते हैं। एक आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक आपका हीलियम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है पहला ग्रुप का होता है और हीलियम जो होता है आपका ग्रुप 18 का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ सकता है, ये दोनों को आप लोग माइंड में रखिएगा, ये आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोगों को यहीं तक, थैंक यू सो मच।